आज के कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स में आप सभी दर्शक नमस्कार ना करके अपनी कुंडली का डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस दीजिएगा, जहां से मैं कल आप लोगों के नामों की घोषणा करूंगा, जिनकी कुंडली का वीडियो बनाया जाएगा, क्रमशः 2 वीडियो। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में आप लोगों की कुंडलियों के अध्ययन को लेकर के आया हूं। आप जितने लोगों ने लगभग इधर 1 सप्ताह के अंदर कुंडलियां जितनी भी भेजी हैं, इसमें से कुछ कुंडलियों का अध्ययन करूंगा बिना किसी विलंब के। आइए सीधे सबसे पहले योगेश तिवारी जी की कुंडली के साथ आरंभ करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आरंभ करते हैं योगेश तिवारी के सवालों से। सबसे पहले उनकी डिटेल कुछ इस प्रकार से है। 30 सितंबर 1995, 15:58, गंगापुर, राजस्थान। इन्होंने पूछा है दाम्पत्य कैसा रहेगा और प्रेम विवाह होगा कि नहीं। सवाल का उत्तर कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आपकी कुंडली में चंद्रमा जो हैं वो शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के हैं, यानी कि 50% का रिजल्ट, और ऊपर से ये पापग्रह हो रहे हैं, मतलब जातक का मन भटकता है, मन परेशान है, चिंतित है, व्यथित है और थोड़ा गुस्सैल भी है, क्रोध भी है और थोड़ा ईगो भी है, ईगोइस्टिक प्रवृत्ति को दिखा रहा है। ये बात क्लियर है। आगे बढ़ने पे आपने पूछा है विवाह के बारे में कि दाम्पत्य कैसा रहेगा, तो सबसे पहले इसका उत्तर दूंगा। तो दाम्पत्य भाव के अधिपति बनते हैं चंद्रमा, वो लाभ भाव में नीच की राशि में बैठे हैं। उनका नीचत्व मंगल केंद्र में आकर के भंग कर रहे हैं और उस मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ के अधिपति बनते हैं चंद्रमा, ये जाकर के लाभ भाव में बैठे हैं, लेकिन नीच की राशि में बैठे हैं। जिस राशि में बैठे हैं उसका नीचत्व मंगल केंद्र में आकर के भंग कर रहे हैं। और एक बात और बता दूं तो ये मंगल यहाँ 7 नंबर की राशि में बैठे हैं, जिसके अधिपति शुक्र जो कि विवाह के कारक होते हैं वो भाग्य भाव में नीच के हो रहे हैं और उनका नीचत्व पूर्ण तरीके से भंग हो रहा है। उसके बाद व्यक्ति के स्वभाव के बारे में समझ लेते हैं कि दाम्पत्य को संभालने के लिए क्या ये काफी होगा। तो यहां से उच्च की दृष्टि मंगल की लग्न पे पड़ेगी। मंगल की उच्च की दृष्टि जब लग्न पे पड़ती है तो व्यक्ति को चोर बना देता है प्रकृति का। व्यक्ति गुस्सैल हो जाएगा और अपने मन का करने वाला ज्यादा हो जाएगा, सिर्फ अपनी बात रखना चाहेगा और जिद बहुत ज्यादा, माथे पे सवार। ऊपर से अब एक बात और बनती है कि चंद्रमा जब कमजोर हो जाते हैं, गुरु और चंद्रमा आपकी कुंडली में दोनों यही लाभ भाव में ही बैठे हैं। हालांकि यहां पे गज केसरी योग कहने वाले कह देंगे, लेकिन वो कम बन रहा है। अंश के आधार पर चंद्रमा आपकी कुंडली में वो तो सबसे पहले नीच राशि के हुए और ऊपर से बाल अवस्था के, यानी कि मात्र 25% का रिजल्ट चंद्रमा यहां पे कर रहे हैं। तो मन परेशान होने के पीछे प्रेम संबंध होगा कि नहीं। आपकी कुंडली में प्रेम से लाभ दिख रहा है, लेकिन एक बात जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, उस प्रेम को जांच लेना जरूरी है कि आप कितना प्रेमी हैं। क्योंकि वास्तव में अगर वो प्रेम है तो शुक्र की स्थिति जब 12वें भाव में जा रही है नवमांश कुंडली में, वो यहां बैठे हैं। शुक्र 12वें भाव में जाते हैं तो कई बार प्रेम व्यक्ति कर तो लेता है, लेकिन जीवन के बाद, विवाह करने के बाद कई बार उसमें मनमुटाव की स्थितियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो नवमांश में यहां का जो अधिपति है वो अष्टम में जा रहा है। इस बात को गौर करिएगा। व्यक्ति शुरुआत में जिद करता है कि मुझे इसी से करना है, इसी से मैं प्रेम करूंगा, इसके बिना तो जी नहीं सकता, लेकिन उसके बाद की तकलीफें देखने वाली हो जाती हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शुक्र जहां बैठे हैं उस भाव का अधिपति अष्टम भाव में अपने ही राशि का होकर के बैठा है और वो एक तरीके से देखता हूं तो मंगल और केतु के साथ युति में है। ये भाव थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, क्योंकि वास्तव में आपकी कुंडली में सप्तम भाव जो है नवमांश का वो गुरु का बन रहा है और वो गुरु आपकी कुंडली में जाकर के सुख भाव में अपने ही राशि के बैठे हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि दाम्पत्य चाहे विवाह किसी से करेंगे सुख होगा, लेकिन थोड़ा कम। प्रेम कर रहे हैं तो मिला करके करिएगा, कुंडली मिला करके ही करेंगे। हालांकि प्रेम जहां होता है वहां पे कुंडली मैचिंग का कोई सवाल ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी दाम्पत्य अच्छा बीतेगा, दाम्पत्य अच्छा बीतेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आप खुद के प्रकृति के कारण परेशान रहेंगे। सामने वाला ठीक रहेगा, लाभ भी रहेगा, लेकिन आपकी खुद की प्रकृति मंगल की दृष्टि के कारण थोड़ी कमजोर और उच्च की दृष्टि है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। व्यक्ति जिद्दी हो जाएगा, हठीला हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा, वैमनस्य को धारण करने वाला हो जाएगा, अपने मन की बात करने वाला भी हो जाएगा। और खास करके अष्टम भाव में बैठे सूर्य व्यक्ति के आत्मविश्वास को मोड़ देते हैं, तोड़ मोड़ करके बिल्कुल बराबर कर देते हैं। इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। आगे अगली कुंडली पे आते हैं। अगली कुंडली गणेश गुप्त जी की है। इनकी कुंडली में इन्होंने पूछा है कि स्वास्थ्य कैसा है और स्वास्थ्य से परेशान क्यों है। समझिएगा, इनकी कुंडली है 30 जनवरी 1991 सुबह 4:15 अयोध्या उत्तर प्रदेश से।
श्रीमान जी की कुंडली में जब स्वास्थ्य की बात आती है, कभी भी याद रखिएगा तो सबसे पहले चंद्रमा को जरूर देख लेना चाहिए। आपकी कुंडली में चंद्रमा शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि के हैं तो ये अच्छे होने चाहिए, लेकिन हैं क्यों नहीं और स्वास्थ्य को परेशान क्यों कर रहे हैं? तो अब समझिएगा कि कुंडली कितनी मजबूत है, क्या वो स्वास्थ्य से जीतने के लिए काफी है। तो इस पे जब गौर करते हैं तो यहाँ पे धनु लग्न की कुंडली बनती है, 9 नंबर लिखा है। यहाँ के अधिपति होकर के गुरु आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं चंद्रमा के साथ। अगर चंद्रमा अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो ये परेशान करते हैं स्वास्थ्य को, और लग्नेश जब अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो ये और भी ज्यादा कठिन और परेशानी को देने वाले हो जाते हैं, क्योंकि लग्न कहां बैठा? मृत्यु के भाव में। तो व्यक्ति की कुंडली में अगर 3 स्थितियां उत्पन्न हो, एक लग्नेश अगर छठे भाव में बैठेंगे तो प्रतियोगिता कराते हैं, रश कराते हैं। यहां से उठ करके अगर लग्नेश का जाकर के अष्टम भाव में बैठना हो तो व्यक्ति को वो कई बार स्वास्थ्य का सहयोग व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, जातक स्वास्थ्य से परेशान होता है। जितनी बार भी अपने आप को वो इकट्ठा करता है, हर बार उसका स्वास्थ्य गच्चा दे देता है और कोई ना कोई परेशानी स्वास्थ्य को लेकर के बनी रहती है। और 12वें में जब लग्नेश बैठ जाते हैं तो व्यक्तित्व को कमजोर कर देते हैं। तो अब बात कि स्वास्थ्य क्यों परेशान है, तो एक बात तो आई सबसे पहले कि लग्नेश का जाकर के अष्टम में बैठना अवयोग है। दूसरी बात कि यहां पे चंद्रमा भी बैठे हैं और वो केतु के साथ बहुत मजबूत स्थिति में ग्रहण दोष में है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारक होते हैं सूर्य आपकी कुंडली में राहु के साथ और शनि के साथ द्वितीय भाव में बैठे हैं, ये कमजोर। नवमांश में आपकी कुंडली में चंद्रमा यहां बैठे हैं जो कि नीचाभिलाषी हो रहे हैं, 7 नंबर यहां बन रही है। तो ये सारी स्थितियां जो बन रही है वो जन्म कुंडली में रोगों को पैदा करने के लिए जरूरी तौर पे बन रही हैं। अब इसको समझते हैं और आसानी से। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जो हैं वो बैठे हैं पुष्य नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र के अधिपति होते हैं शनि, वो अस्त हैं अंश के आधार पर सूर्य से। सूर्य, शनि और राहु यहां बैठे हैं, शनि वहां पे अस्त हो रहे हैं और अंश के आधार पर वो मृतप्राय भी हैं। तो नक्षत्र जिस राशि नक्षत्र जहां चंद्रमा ने जो धारण किया है उस नक्षत्र का अधिपति कमजोर दिख रहा है और वो द्वितीय भाव में भी बैठा है जो कि अच्छा भाव नहीं होता है। तो ये कारण रहा। अगर हम कारण पे विचार करते हैं तो 2 बातें सामने आती हैं कि एक तो लग्नेश का अष्टम में जाना और दूसरा चंद्रमा का कमजोर होना और चंद्रमा के नक्षत्र के अधिपति का कमजोर होना। रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि करने के लिए हमको सूर्य को मनाना होगा, क्योंकि वास्तव में वो भी अति शत्रु की राशि में बैठे हैं और युवा होकर के बैठे हैं। तो अति शत्रु की राशि में द्वितीय भाव में बैठे हैं सूर्य और वो युवा होकर के बैठे हैं, इसलिए धन की भी समस्या देते हैं। व्यक्ति धन भी न तो जुटा पाता है और न ही अपना काम सुचारू ढंग से कर पाता है। कभी मन करेगा ये कर लूं, कभी मन करेगा वो कर लूं। अब इसके बाद स्थिति नवमांश में आता हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब नवमांश में जब आता हूं तो सूर्य की स्थिति वृषभ राशि के लग्न में ही जा रहे हैं। ये बहुत अच्छे नहीं होते हैं, शुक्र के साथ उनका संबंध अच्छा नहीं होता है और वहां के लग्नेश जाकर के शुक्र आपकी कुंडली में बैठ रहे हैं अष्टम भाव में। नवमांश में यहां 2 नंबर लिखा और यहां के अधिपति होकर के अष्टम भाव में शुक्र जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी और कमजोरी वाली बात हो जाती है। वहां पे अगर हम स्वास्थ्य भाव की बात करते हैं तो स्वास्थ्य भाव के अधिपति आपकी कुंडली में चंद्रमा वहां पे बैठे हैं नीचाभिलाषी होकर के और शुक्र जाकर के अष्टम भाव में। तो वहां के रोग भाव के अधिपति अष्टम भाव में बैठे, तो ये थोड़ी सी कमजोरी दिख रही है। तो अब इससे निपटना कैसे है, दूर कैसे होगा ये? तो आपकी कुंडली में ये समस्या जो आई है श्रीमान वो 2015 से आई है, जो आपको लगातार स्वास्थ्य से लेकर के परेशान कर रही है और स्वास्थ्य को परेशान कर रही है क्योंकि केतु की महादशा आई है। केतु आपकी कुंडली में सम राशि के हैं और अंश के आधार पर ये मृतप्राय है। परेशानी का सबब यहीं से बन रहा है क्योंकि सारे ग्रह रोग ही पैदा कर रहे हैं और व्यक्ति के मन मस्तिष्क को कमजोर करने के लिए जाने जा रहे हैं। आपकी कुंडली में अभी जो स्थिति है वो केतु में जो स्थिति बन रही है आपकी कुंडली के लिए 15 के बाद ही केतु की स्थितियां आई हैं और अभी की स्थिति जो बन रही है 2020 में केतु में शनि चल रहे हैं और शनि भी कमजोर, केतु भी कमजोर, ये दोनों ग्रह मिलकर के आपको परेशान करने के लिए काफी हैं। 21 के 8वें महीने में थोड़ी सी स्वास्थ्य को परेशान करने वाली स्थितियां जो हैं वो कम होंगी और अभी भी अगर कहूं तो 2020 के 9वें महीने में भी कुछ स्थितियां अच्छी दिखती बन रही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो मुझे एक बात जो सामने आती है समझने में और आपको बताने के लिए कि आपको प्रत्येक दिन सबसे पहले तो सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, निरंतर सूर्य को जल देना चाहिए। गो सेवा करिए, गो सेवा जरूरी है। अगर स्वास्थ्य कमजोर होने लगे तो गाय की शरण में जाइए, गो माता की सेवा करिए, उन्हें अन्न खिलाइए, उन्हें मीठा खिलाइए और गुड़ हो सके तो ज्यादा।
हालांकि मैं उपाय इस तरह से कभी नहीं बताता, क्योंकि बताऊंगा आपको और करने लगेंगे कोई और, कि रोग तो मुझे भी है, स्थितियां तो मेरी कुंडली में भी बन रही है, तो मैं भी क्यों ना कर लूं। ये कभी नहीं। प्रत्येक कुंडली का फलादेश अलग होता है और प्रत्येक कुंडली के लिए उपाय अलग होते हैं। सारी कुंडलियों में गंग गणपतये नमः नहीं चलेगा और सारी कुंडलियों में सूर्य का अर्घ भी नहीं चलता है। सूर्य को अर्घ तो सबको देना चाहिए, ये तो सामान्य सी बात है, लेकिन प्रत्येक कुंडली का फलादेश जिस तरह से अलग होता है उसी तरह से उसका समाधान और उसका सॉल्यूशन भी अलग होता है। सारी कुंडलियों को एक तराजू पर नहीं तौला जा सकता है। इस आधार पर आपको उपाय मैं और दूंगा, एक बार फोन करिएगा। आगे बढ़ते हैं। आपने पूछा है व्यवसाय आप ठीक कर रहे हैं, शुक्र का व्यवसाय आपकी कुंडली के लिए बनता है, वो ठीक है, बस स्वास्थ्य ही परेशान है जो दिक्कत कर रहा है, और ये रहेगा अभी थोड़े दिन। केतु की महादशा बीत जाने दीजिए, हालांकि उसके बाद भी तो रोगेश की महादशा आएगी, तो इस वजह से मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा सूर्य की पूजा कर लेनी चाहिए, और बाकी उपाय के लिए एक बार मुझे फोन करिएगा। अगली कुंडली की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली कुंडली चंद्रकांत पटादिया जी की है। यह है गुजरात नाडियाड से, 22 जनवरी 1993 13 बजे दिन में, और गुजरात की ये कुंडली है। इन्होंने पूछा है, ये इनके बच्ची की कुंडली है, पूछा है इन्होंने कि शादी कब होगी। आइए देख लेते हैं। इनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति सबसे पहले तो कृष्ण पक्ष के अमावस्या की है, यानी कि एक बात बनती है कि जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ हैं और चंद्रमा की स्थिति अस्तगत हो रही है, तो व्यक्ति के मन को परेशान कर रहा है। और ऊपर से अभी इनकी कुंडली में राहु की महादशा भी चल रही है, जो कि बड़ा खतरनाक है। इस आधार पर गणेश जी की पूजा बनती है और एक लाजवर्त इनको धारण कर लेना चाहिए अभी ही, तुरंत। अभी इनकी कुंडली में राहु की जो महादशा है वो 2030 के 12वें महीने तक रहेगी। अगले 10 साल राहु की महादशा में ये रहेंगे। तो इस आधार पर सबसे पहले तो गणेश जी की पूजा बनती है, और दूसरी बात कि इनको लाजवर्त धारण कर लेना चाहिए। विवाह के बारे में पूछा है, इसके बारे में बता दूं तो आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की। लग्नेश अति शत्रु की राशि में जाकर के जन्म कुंडली के तृतीय भाव में बैठ रहे हैं, बुध की राशि में, और अवस्था भी बहुत अच्छी नहीं है। इस आधार पर कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कमजोर है, इसको थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य परेशान करता होगा या मन थोड़ा सा विचलित रहता होगा। अब बात करते हैं कि जन्म कुंडली में दांपत्य से संबंधित सवाल पूछा है, तो दांपत्य भाव के अधिपति बनते हैं शुक्र, वो जाकर के लाभ भाव में बैठे हैं मित्र की राशि में, और लाभ भाव के अधिपति यहां पे 11 नंबर लिखा है, यहां पे लाभेश मतलब धन, सप्तम भाव के अधिपति का लाभ में जाना, यहां के अधिपति का केंद्र में आकर के शुक्र लाभ भाव में बैठे। लाभ भाव के अधिपति शनि, जिनकी मूल त्रिकोण राशि जन्म कुंडली में यहां बनती है, आकर के केंद्र में बैठ रहे हैं शनि, सूर्य, बुध और चंद्रमा। ये चारों ग्रह जन्म कुंडली के दशम भाव में बैठे हैं। स्थितियां अच्छी हैं। अगर व्यक्ति नौकरी करना चाहे तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि गुरु और मंगल के दृष्टि का संबंध हो रहा है, और साथ ही साथ उच्च के गुरु नौमांस में दशम भाव में ही बैठ रहे हैं। व्यक्ति को नौकरी के लिए प्रयास जरूर कर लेना चाहिए, स्थितियां अच्छी हैं। हाँ, राहु की महादशा है, इस वजह से व्यक्ति कई बार फाइनल मोमेंट पे जाकर के छंट जाता है या राहु गच्छा दे देते हैं। इस वजह से गणेश जी की पूजा। आपने पूछा है विवाह और दांपत्य कैसा होगा। दांपत्य ठीक है, दांपत्य में कोई परेशानी नहीं है। हाँ, विवाह थोड़ा विलंब से होता है, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि जो है आपकी कुंडली में यहां पड़ रही है। हालांकि वो उनके उच्च की दृष्टि होगी, लेकिन फिर भी शनि जहां डालते हैं दृष्टि, वो उस भाव में थोड़ी सी विलंब पैदा करने वाले हो जाते हैं। दूसरा कारण विवाह विलंब से होने का एक और भी हो सकता है, क्योंकि विवाह या वर ढूंढने के जो कारक ग्रह होते हैं वो गुरु होते हैं। आपके लिए वर ढूंढना या फिर कन्या ढूंढना, इसका काम देव गुरु बृहस्पति का होता है, जो कि रोग भाव में बैठे हैं यहाँ पे, और वो भी अति शत्रु की राशि में। तो इस वजह से विवाह विलंब से संभव है। लेकिन इनकी कुंडली में विवाह का जो योग आ रहा है 2021 में आ रहा है, 6ठे महीने के करीब करीब। तो आप उस समय प्रयास करें। फिलहाल इनसे जो सबसे पहले मैंने बताया कि राहु का रत्न धारण कराइए जल्दी से जल्दी, और गणेश जी की इनसे पूजा करवाइए। अब आगे अगली कुंडली पे आते हैं। अब अगली कुंडली की तरफ आगे बढ़ते हैं। आशुतोष सिंह ने कुंडली भेजी है उत्तर प्रदेश देवरिया से, 8 मई 1998 सुबह 10:39 देवरिया यूपी। इन्होंने पूछा है आईएएस के योग हैं या कब तक बन जाऊंगा। श्रीमान की कुंडली है 1998 की, और इस आधार पर आपकी कुंडली जो बनती है वो कर्क लग्न की बनती है, श्रेष्ठ लग्न। लग्नपति यानी कि यहाँ 4 नंबर दिखा है, और यहाँ के अधिपति जाकर के चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठे हैं सम राशि के, युवा होकर के आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में, यानी कि व्यक्ति का व्यक्तित्व तो पराक्रम में छुपा है। मेहनत व्यक्ति करना जानता है, क्योंकि नौमांस में भी यहाँ पे सूर्य और मंगल एक साथ बैठे हैं वृश्चिक राशि में। मतलब एक बात तो बनती है कि व्यक्ति मेहनत कर रहा है, हर तरीके से देखने में बनता है। हालांकि कर्क लग्न के अगर वास्तविक
अगर सिर्फ लग्न की बात करते हैं तो कर्क लग्न वाले लोग थोड़ा सा भावना से युक्त ज़्यादा जीवन जीते हैं और ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाते हैं। आलस्य ज़्यादा होता है, भावना में ज़्यादा, और भावना के शिकार ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से उनको तकलीफ प्रायः ज़्यादा हो जाती है। तो मेहनत करना होगा बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर के। बात पूछा है आपने कि आईएएस के योग या फिर कब हैं। आपकी कुंडली में नौकरी भाव पे आते हैं, क्योंकि केंद्र भाव यहाँ से, यहाँ उच्च के सूर्य बैठे हैं, और उच्च के सूर्य और आपकी कुंडली में वहीं पे मंगल और शनि, ये तीनों ग्रह यहाँ पे आकर के मजबूत हो जाते हैं। स्थितियाँ बिल्कुल निकट हैं, मतलब व्यक्ति की कुंडली में ग्रह नक्षत्र जो हैं उपस्थित हैं देने के लिए। अब आपकी कुंडली में अभी समय कैसा चल रहा है, अब इस पे चर्चा करते हैं। तो आपकी कुंडली में सबसे पहले मैंने बताया कि चंद्रमा जो है वो शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के हैं, अर्थात ये शुभ ग्रह बन रहे हैं, और वो बैठे भी हैं सम राशि के, यानी कि लग्नेश का पराक्रम भाव में जाना, सम राशि का बैठना युवा होकर के, और उस पर से जो है बुध के दृष्टि का पड़ना। बुध यहाँ पे बैठे हैं, 12 नंबर की यहाँ राशि बन रही है, जहाँ पे शुक्र उच्च के होते हैं और बुध का नीचत्व भंग भी हो रहा है। इस आधार पर कि जन्म कुंडली के पराक्रम भाव पे दो दो शुभ ग्रह की और एक चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह की उपस्थिति होगी, यानी कि व्यक्ति के पराक्रम का फल भी मिलेगा और व्यक्ति पराक्रमी भी है। क्लियर है। अब बात अभी के काल की करते हैं, तो अभी आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, जो व्यक्ति के मन को व्यथित और चिंतित परेशान करने के लिए जानी जाती है। बुद्ध्या विहीनमति विभ्रम सर्वशून्यम, ये मानसागरी ग्रंथ कहता है। उसके आधार पर आपकी कुंडली में कि राहु बैठे हैं यहाँ सूर्य की राशि में, मेहनत कराने के लिए सूर्य जाने जाते हैं। आत्मविश्वास के कारक होते हैं सूर्य। जिस राशि में राहु बैठे हैं उस राशि का अधिपति उच्च का हो रहा है केंद्र में, और ये बहुत बड़ी बात है। धनेश का जाकर के केंद्र भाव में उच्च का होना और दिग्बली होकर के वहां पे बैठे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। ये नवमांश में भी आपकी कुंडली में अगर देखता हूं तो सूर्य मंगल दोनों एक साथ यहाँ पराक्रम भाव में, और वहां पे तो शनि यहाँ नीच के हो रहे हैं। मांसपेशियों का ख्याल रखिएगा, मांसपेशियों में दर्द आदि की संभावना बनती है, या व्यक्ति कभी कभी काम से लौटने के बाद बहुत ज्यादा थकान में घिर जाता है। उसके बाद अगर बात करता हूं तो आपकी कुंडली में बुध जो कि यहां भी 12 नंबर में बैठे हैं और नवमांश में भी 12 नंबर में ही बैठे हैं, यहां सप्तम भाव में, चंचल मानसिकता को देने वाले। एक बात बता देता हूं, आने वाले दिनों में मैं इस पे कार्यक्रम भी बनाऊंगा कि ग्रह, अगर मैंने एक कार्यक्रम इस पे बनाया था कि अगर लग्न कुंडली में ग्रह नीच का हो, नवमांश में भी अगर नीच का हो रहा है, तो अब वहां पे उसके भाव को देख लीजिए कि वो किस भाव में नीच का हो रहा है, क्योंकि नीच भंग जो है वास्तव में लग्न और नवमांश दोनों को देख करके ही उसका निर्धारण किया जाता है। ऐसे अंश पे भी होता है, और बाकी ये बातें बताऊंगा बाद में। लेकिन आपकी कुंडली में बुध यहां बैठे हैं, भाग्य भाव में नीच के हो रहे हैं, जहां पे उच्च के शुक्र के साथ उनकी स्थिति बन रही है। ये अंश के आधार पर ये दोनों ग्रह जो हैं वो काफी दूर जा रहे हैं। इस आधार पर बुध का नीचत्व भंग होगा तो बड़ा कम, मतलब व्यक्ति का मन जो है वो थोड़ा बैठ रहा है, भटक रहा है, और एक साथ व्यक्ति 5 घंटे 10 घंटे मेहनत नहीं कर पाता है। ये बात भी तय है, क्योंकि ऊपर से कर्क लग्न और लग्नेश का जाकर के जन्म कुंडली में तृतीय भाव में बैठना, तो ये ठीक है। लेकिन जो एक जगह मेंटेन करके बैठाने वाला ग्रह है आपकी कुंडली में, जो कि आईएएस के लिए जाना जाता है, वो बुध थोड़ा कमजोर दिख रहा है। अंश के आधार पर वो निशत्व उसका कम भंग होना, ऊपर से आपकी कुंडली के यहां सप्तम भाव में वो बैठे हैं, तो आपके व्यक्तित्व को वो थोड़ा चंचल बना रहे हैं, मानसिकता तीव्र भटकने वाली है, ये बात दिखती है। अब बात करते हैं तो राहु की महादशा अभी चल रही है और ये चलेगी आपकी कुंडली में 2028 तक। मुझे लगता है कि अभी आपकी कुंडली में अगले 8 साल राहु की महादशा आपको अच्छा फल देने वाली है। लेकिन फिर भी राहु की महादशा में अभी आपकी कुंडली में बुध का अंतर चल रहा है, जो बुध कमजोर हैं। इस आधार पर मैं समझता हूं कि अगले केतु की महादशा जब आएगी, वो सम राशि के युवा हैं, ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा फल करेंगे। तो स्थितियां बन रही हैं, सूर्य उच्च का है, और मुझे लगता है कि आपकी कुंडली में 2025 तक ये नौकरी देने के काबिल हैं। तो मेहनत करना चाहिए आपको। निश्चित रूप से आपकी कुंडली में ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां आपके समीप ही खड़ी हैं और ये लाभ देने की स्थिति में भी हैं। गणेश जी की पूजा किया करिए, क्योंकि वो आपको बैठने नहीं दे रहे हैं। मन ठीक है, व्यक्तित्व भी ठीक है, ग्रह भी ठीक हैं दशम भाव में, लेकिन इकट्ठा होकर के व्यक्ति मेहनत नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण से रिजल्ट आने में तकलीफ हो सकती है। इस वजह से सबसे पहले कहूंगा गणेश जी की पूजा और सूर्य की आराधना। उच्च के सूर्य हैं आपकी कुंडली में, नक्षत्र भी उन्होंने जो लिया है वो शुक्र का लिया है, जो शुक्र उच्च के हो रहे हैं और वो भी भाग्य भाव में। यहां पे सूर्य ने नक्षत्र दिया है शुक्र का, वो शुक्र उच्च के हो रहे हैं भाग्य भाव में। ये समझिए भाग्य का सहयोग कितना मिल रहा है आपको। दो शुभ ग्रह भाग्य भाव में बैठे हैं, बहुत बड़ी बात है ये। अब आते हैं अगली कुंडली पे।
अगली कुंडली लेखनी जोशी जी की है। इन्होंने पूछा है नौकरी के योग हैं कि नहीं। बांसवाड़ा राजस्थान से ये कुंडली आई है 9 जुलाई 1996 सुबह 2:40। इसके आधार पर आपकी कुंडली बनती है सबसे पहले वृषभ लग्न की। यहाँ 2 नंबर लिखा है। यहाँ के अधिपति होते हैं शुक्र, जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं यहीं पे मंगल के साथ। शुक्र और मंगल आपकी कुंडली में लग्न में विराज रहे हैं। मतलब मंगल जैसे पराक्रमी ग्रह का लग्न में होने से एक बात स्पष्टतया देखी जा सकती है, और पराक्रम भाव में चंद्रमा जैसी राशि के होने से, कि लग्न में शुक्र व्यक्ति को सुंदर बना रहे हैं। मतलब व्यक्ति ज्ञान के पीछे भागना चाहता है और सुंदर व्यक्तित्व का भी है। मंगल लग्न में बैठे हैं और वो वृषभ राशि में बैठे हैं, लग्नेश के साथ बैठे हैं, तो व्यक्ति मेहनती भी है, मेहनत करना भी जानता है। लेकिन एक बात कहता हूँ, वृषभ लग्न की जो कुंडलियाँ होती हैं वो मेहनती वैसे भी होती है, लेकिन जीवन में विकास का जो क्रम होता है वो थोड़ा धीरे धीरे स्मूथ मिलता है, स्थिरता के साथ मिलता है। क्योंकि ये वास्तव में ये जो प्रकृति है इस ग्रह राशि की, ये भूमि तत्व की राशि है, तो विकास थोड़ा धीरे धीरे होता है। आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में पराक्रम भाव में 4 नंबर की राशि का बनना, यहाँ के अधिपति का व्यय में जाना, पराक्रम का व्यय, तो एक तो स्थिर राशि का बनना लग्न में, ऊपर से पराक्रमेश जो कि चंद्रमा बनते हैं आपकी कुंडली में कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि के हैं, और वो 9वीं तिथि के चंद्रमा आपकी कुंडली के लिए पापग्रह बनेंगे। तो कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि के चंद्रमा पापग्रह हुए और अपने इंटेंसिटी के आधार पर वो अच्छा फल भी करने वाले हैं। इस आधार पर एक बात बनती है कि व्यक्ति के पराक्रम में विलंब होगा, लेकिन चीजें मिलेंगी सब। अब इसको आपने जो सवाल पूछा है नौकरी भाव के लिए देखा जाता है सबसे पहले, या नौकरी के लिए सूर्य को। आपकी कुंडली में सूर्य की जो स्थिति है वो बुध के साथ यहाँ बैठे हैं। सूर्य और बुध दोनों एक साथ बैठे हैं द्वितीय भाव में, जहां धन भाव का मालिक धन भाव में ही बैठा है। व्यक्ति को पिता से संपत्ति तो मिल रही है, लेकिन व्यक्ति की कुंडली में अगर द्वितीय भाव में सूर्य बैठे हो बुध की राशि में, और नक्षत्र जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र है, जो कि एक तरीका से देखता हूं तो गुरु के ज्ञान के कारक का नक्षत्र होता है, और वो गुरु आपकी कुंडली में जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं अपने ही राशि के यहाँ। मतलब कि व्यक्ति की कुंडली में अगर वृषभ लग्न की कुंडली बनती है तो गुरु जो कि अष्टम भाव के अधिपति हैं अष्टम भाव में ही बैठे हैं। इस आधार पर व्यक्ति को मेहनत ही करना होगा। बहुत बढ़िया है कि ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और इस कुंडली के लिए एक तरीके से अगर मैं देखता हूं तो लाभ भाव में शनि और केतु दोनों यहां बैठे हैं। नौमांस में कुछ स्थितियां अच्छी बन रही हैं, क्योंकि सूर्य वहां पे उच्च के हो रहे हैं और पराक्रम भाव में उच्च के हो रहे हैं, तो ये भाव अच्छा होगा। क्योंकि सूर्य और बुध आपकी कुंडली के लिए यहाँ पे इस भाव में बैठे थे 3 नंबर की राशि में, और नौमांस में वो उच्च के हो रहे हैं। अब एक बात कि व्यक्ति के अंदर मेहनत करने की क्षमता कितनी है, तो आपकी कुंडली में एक जगह बैठ करके अगर जो मेहनत करने की बात करता हूं तो वो बुध अस्त हो रहे हैं, और अंश के आधार पर वो वृद्ध प्राय भी हो रहे हैं। मेहनत तो करते हैं ना आप, क्योंकि मेहनत करने की स्थिति बन रही है कुंडली में। वृषभ लग्न होना, मेहनत का व्यय होना, और बुध थोड़ा कमजोर, इस आधार पर कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में जब गुरु बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को रोगी भी बना देते हैं और स्वास्थ्य में पेट से संबंधित समस्या देते हैं। और कई बार व्यक्ति जब टूट सा जाता है तब जाकर के उसको लाभ मिलता है जीवन में। आपकी कुंडली में नौमांस में शनि यहीं बैठे हैं 10वें भाव में। इस आधार पर योग तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बन रहा है। वैसे ये वृषभ लग्न की कुंडली है और लग्नेश जाकर के जन्म कुंडली में लग्न में ही विराजमान है, तो व्यक्ति अगर मेहनत करेगा तो सारी चीज़ें पा सकता है। लग्नेश की स्थिति भी अगर मैं देखता हूं तो रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं अपने राशि के कुमार अवस्था में होकर के। ठीक है, मेहनत करिए। निश्चित रूप से अभी आपकी कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही है जो कि नौमांस में उच्च के हैं, योग तो चल रहा है। अगर 100% व्यक्ति पराक्रम का लाभ लेना चाहता है तो निश्चित रूप से अभी सूर्य की पूजा कर लेनी चाहिए। सूर्य को जल दीजिए और पिताजी की सेवा खास करके करिए। अगर हो सके तो गाय को गुड़ खिलाया करिए। अब आगे बढ़ते हैं। आपने जो भी सवाल पूछा है उसके आधार पर जन्म कुंडली के नौमांस में यहाँ पे मंगल बैठे हैं सूर्य की राशि में, और वो सूर्य उच्च के हो रहे हैं। अर्थात अगर स्थिरता के साथ व्यक्ति मेहनत करे तो निश्चित रूप से सूर्य की महादशा अच्छा होती है इस कुंडली के लिए, क्योंकि वो आपकी कुंडली के नौमांस में उच्च के हो रहे हैं और ये बहुत अच्छे हैं। षडबल में भी ठीक हैं, मंगल भी षडबल में बली हैं, शुक्र भी षडबल में अच्छे दिख रहे हैं। ये सारे ग्रह आपकी कुंडली में 3 से 4 5 ग्रह षडबल में सारे ग्रह बली हो रहे हैं। लेकिन कमजोरी के तौर पे 2 ग्रह, एक बुध कमजोर जो कि अस्त है और एक गुरु षडबल में बहुत कमजोर। ज्ञान के पीछे भागिए और दिन में स्वप्न देखना बंद करिए। अपनी स्थिति को समझिए और मेहनत ज्यादा करना जरूरी होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगली कुंडली की तरफ। अगली कुंडली अरुण मिश्रा जी की है। ये काकद्वीप पश्चिम बंगाल से इन्होंने कुंडली भेजी है
23 जनवरी 1991, 15:05, काकद्वीप, वेस्ट बंगाल। इसके आधार पर श्रीमान की कुंडली बनती है मिथुन लग्न की। आपने पूछा है जज बन पाऊंगा कि नहीं? बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। मिथुन लग्न के लोग वाणी से संबंधित अगर कोई व्यवसाय करें तो 100% सफलता मिल जाती है। हाँ, डेली बेसिस का इनकम थोड़ा कम है, कारण क्योंकि यहाँ पे आपकी कुंडली में 3 नंबर की राशि का बनना और चंद्रमा जो है वो शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के हैं, अर्थात वो मध्यम फलदायी बन रहे हैं। हालांकि हैं वो शुभग्रह आपकी कुंडली के लिए और उच्चाभिलाषी भी हैं। जन्म कुंडली में वो देंगे, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में यहाँ जब 3 नंबर लिखेगा लग्न कुंडली में तो यहाँ 9 नंबर लिखेगा। और यहीं पे बुध जो हैं अति शत्रु की राशि में बैठे हैं। तो अति शत्रु की राशि में अगर लगने से बैठ जाते हैं कभी कभी तो परेशान करते हैं और डेली बेसिस का इनकम कम कर देते हैं। और व्यक्ति अगर लाभ के क्षेत्र के लिए अगर देखता हूं तो आपने व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा बिजनेस चुना है, क्योंकि नौमांस में स्थितियां आपकी ग्रहों की बहुत अच्छी बन रही हैं। षडबल में भी शनि बहुत अच्छे बली दिख रहे हैं, सर्वोत्तम है, छोड़िएगा मत। हाँ, अभी स्थिति और बताता हूं। तो सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं गुरु, वो जा करके जन्म कुंडली में उच्च के हो रहे हैं लेकिन द्वितीय भाव में, और वो बैठे हैं केतु के साथ। गुरु हमेशा यही सोचते हैं कि मेरी स्थिति कभी भी राहु और केतु के साथ ना बने। जब वो केतु के साथ हो जाते हैं तो थोड़े उनके अपने आप के ऊपर से उनका प्रभाव कमजोर हो जाता है और वो चित्त उनका चंचल हो जाता है। इस वजह से वो ना तो धन को दे रहे हैं और कभी कभी परेशानी भी ला देते हैं। स्वास्थ्य कभी कभी परेशान होता है और मन कभी कभी व्यथित होता है, मन करता है क्या करूं। ऐसी स्थितियां गुरु देते हैं जब कमजोर हो जाते हैं। तो ऊपर से आपकी कुंडली में मंगल जो कि पराक्रम का कारक होता है या पराक्रम के लिए जाना जाता है, वो 12वें में जितना मेहनत कर रहे हैं उतना सफलता नहीं मिल रहा है, ये भी देखते बनती है। ऊपर से अब बात करता हूं जन्म कुंडली के अष्टम भाव की, क्योंकि ये ग्रह सारे जो हैं आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। वहां पे बन रही है 10 नंबर की राशि यहां, और साथ ही साथ बैठे हैं यहां पे शुक्र, सूर्य, शनि और राहु। ये सारे ग्रह जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। इस वजह से जीवन में कठिनाई प्रायः आती है। भाग्य भाव के अधिपति बनते हैं शनि, और यहाँ के अधिपति, इन दोनों भावों के अधिपति होकर के शनि, जिनकी मूल त्रिकोण राशि जन्म कुंडली के भाग्य भाव में बनेगी, यहाँ के अधिपति होकर के वो उसका व्यय करा रहे हैं और अष्टम भाव में जा रहे हैं। भाग्येश का अष्टम में जाना कमजोर कहा जाता है, इस वजह से कि जन्म कुंडली के जब भाग्य भाव का प्रतिनिधित्व शनि स्वयं करते हों तो व्यक्ति के भाग्य में थोड़ा सा विलंब देते हैं और चीजें आसानी से नहीं मिलने देते हैं। वो आपको बनाते हैं, तपाते हैं। कुंदन बनाने के लिए पहले सोना को तपना पड़ता है, कुंदन जो है उसको तपना पड़ता है। इस आधार पर आपको वो पहले परिस्थिति की मार झेला रहे हैं, फिर देंगे, मिलेंगी सारी चीजें। लेकिन जब भाग्य भाव पे शनि की दृष्टि पड़ जाए या भाग्य स्वयं शनि हो जाते हैं तो थोड़ी चीजें विलंब से वो देने वाले, क्योंकि मंद गति से चलने वाले ग्रह का जब उस भाव पे प्रभाव बढ़ जाता है तो वो थोड़े से प्रभावित करते हैं उस भाव को। ऊपर से अगर देखता हूं तो आपकी कुंडली में जो स्थितियां बन रही हैं वो नौमांस कुंडली में सूर्य और मंगल दोनों पराक्रम भाव में बैठे हैं गुरु की राशि में। तो यहाँ पे शुभ ग्रह की राशि का बनना, जो कि स्वयं वायु तत्व का ग्रह होता है गुरु, वायु तत्व के ग्रह, और मीन राशि जो है वो जल तत्व की राशि होती है जो कि बहने का काम करती है। तो मीन राशि जो कि पराक्रम के भाव में बन रही है और वहां पे मंगल और सूर्य जैसे दो अग्नि कारक ग्रह बैठे हैं, अग्नि तत्व के ग्रह। तो पराक्रम भाव में अग्नि तत्व की ग्रह का जल तत्व की राशि में बैठने से प्रभाव थोड़ा कमजोर हो रहा है, इस वजह से पराक्रम का 100% लाभ नहीं मिल रहा है। नौमांस कुंडली में ये स्थितियां यहां बन रही हैं। उसके बाद अब बात करता हूं तो जन्म कुंडली में चंद्रमा जो कि रोज दिन आय देने वाले ग्रह होते हैं। प्रत्येक दिन का अगर आय देखना हो तो चंद्रमा को जरूर देखना चाहिए, और खास करके व्यक्ति जब इंडिपेंडेंट काम कर रहा हो तब उसके लिए। तो यहां पे आपकी कुंडली में चंद्रमा रोग भाव में बैठे हैं, रिपु और ऋण भाव में बैठे हैं, जो कि अच्छा नहीं होता है, अरिष्ट हो जाता है उनके साथ, वो परेशान हो जाते हैं। और वैसे भी शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के हैं तो अभी उनके फल में वृद्धि होने का संकेत ही मिल रहा है। तो इस आधार पर आपकी कुंडली में आय जो है वो थोड़ा कमजोर सिद्ध हो रहा है। शिव जी की पूजा करिए ना, क्योंकि जन्म कुंडली में यहाँ पे नौमांस में 4 नंबर लिखा है और यहाँ डेली बेसिस का इनकम होता है, प्रत्येक दिन के आय का भाव व्यय में जा रहा है। इस कारण से शिव जी को अर्पित करिए जल। जिस व्यक्ति के पास कैश की कमी हो ना, उसे सूर्य की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक दिन सूर्य को अर्घ दीजिए, और सूर्य को अर्घ देने के साथ साथ थोड़ा सा अगर हो सके तो उसके मंत्रों का जप किया करिए। सप्तमेश के मंत्रों का जप, यानी कि चंद्रमा के मंत्रों का जप किया करिए।
नौमांस में चंद्रमा की स्थितियां थोड़ी सी मुझे अच्छी दिख रही हैं, क्योंकि वो अच्छे दिख रहे हैं नौमांस में यहां से ज्यादा, क्योंकि यहां पे वो उच्चाभिलाषी हो रहे हैं, यहां पे तो वो उच्च के तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पे वो जहां बैठे हैं वो मेहनत भाव के अधिपति होकर के व्यय में जा रहे हैं। वो इस वजह से थोड़े से चित्त उनका परेशान या फिर परेशानी की तरफ वो अग्रसारित हो रहे हैं। इस कारण से मैं समझता हूं कि अगर उनको थोड़ा सा बल दे दिया जाए तो आपके लाभ को वो देने वाले हो जाएंगे। इस कुंडली में न्यायाधीश बनने के योग हैं और बिल्कुल हैं। शनि का मजबूत होना, मंगल का मजबूत होना, सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी बन रही है और बहुत अच्छी नहीं बन रही है, क्षमा करें, क्योंकि वो अष्टम भाव में बैठे हैं शत्रु की राशि में होकर के और अति शत्रु की राशि में वृद्ध भी हैं। शायद इसी वजह से आपके जेब में पैसे कम रहते हैं। सूर्य की पूजा, शिव जी की पूजा। अब आगे अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली वेदांत दत्तात्रेय मखदूम जी की है। ये कोल्हापुर महाराष्ट्र से। डेट ऑफ बर्थ है 23 मई 2007 सुबह 7:53 कोल्हापुर महाराष्ट्र। आइए इनकी कुंडली में देख लेते हैं। इन्होंने पूछा है शिक्षा भाव कैसा है। सबसे पहले बता दूं, मिथुन लग्न की कुंडली बनती है, व्यक्ति बुद्धिमान है और लग्नेश का जाकर के 12वें में बैठना, यहाँ 3 नंबर की राशि का बनना, लग्नेश और सूर्य दोनों एक साथ 12वें में जा रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति का चित्त चंचल है, पढ़ाई में मन कम लगता है और परेशान ज़्यादा रहता है, क्योंकि चंद्रमा भी जो है वो शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के हैं। इस वजह से वो थोड़े से कमजोरी को दिखाने वाले और व्यक्ति के मन मस्तिष्क को थोड़ा सा परेशान करने वाले हो रहे हैं। हालांकि वो एक तिथि आगे बढ़ रहे होते तो व्यक्ति की कुंडली में वो शुभग्रह बन जाते, लेकिन ऐसा नहीं है, वो शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के बन रहे हैं। साथ ही साथ सूर्य और बुध का 12वें भाव में जाना व्यक्ति के आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता को कमजोर करने वाला बन रहा है। अब बात करते हैं तो लग्नेश का ही व्यय में जाना व्यक्ति के व्यक्तित्व को वो परेशान करता है और व्यक्ति एक जगह इकट्ठा होकर के कभी कई बार नहीं सोच पाता है। अभी ये जातक 2007 का है, मुश्किल से 12 साल की आयु है। और इस आधार पर अगर देखता हूं तो शनि और चंद्रमा दोनों द्वितीय भाव में बैठे हैं यहाँ पे, और ये शनि जो है वो जन्म कुंडली के अष्टमेश भी बनते हैं। इस वजह से याद रखिएगा, यहाँ पे शनि और चंद्रमा का जो विषदोष का निर्माण हो रहा है, ये जातक के स्वास्थ्य को परेशान करने वाला संभवतया हो सकता है, क्योंकि जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति के साथ अगर चंद्रमा बैठ जाएं तो ये व्यक्ति को परेशान करने वाले और स्वास्थ्य को परेशान करने वाले हो जाते हैं। और दोनों के बीच में अंश का जो भेद है वो बड़ा कम है, बिल्कुल निकट जा रहे हैं। इस आधार पर अब नक्षत्रों की बात करता हूं तो चंद्रमा बैठे हैं अश्लेषा नक्षत्र में, जो कि बुध का नक्षत्र होता है, और वो बुध आपकी कुंडली में अतिमित्र की राशि में बाल अवस्था के होकर के बैठे हैं, जो कि बाहर में 12वें जा रहे हैं। इस आधार पर व्यक्ति का स्वास्थ्य का ख्याल जरूरी है। अब उसके बाद चर्चा करता हूं तो जन्म कुंडली में ज्ञान के कारक गुरु आपकी कुंडली के लिए बनते हैं सप्तम भाव के अधिपति। यहाँ के अधिपति होकर के वो छठे भाव में जा रहे हैं, ये कमजोर होगा और वो वक्री भी है। इस वजह से ज्ञान के भाव का फल करेंगे। 60% तक ग्रह अगर वक्री होता है तो पिछले भाव का भी फल करते देखा जाता है, 50 से 60% तक। अंश की अगर बात करता हूं तो है ये गुरु 22 अंश के, इस आधार पर वो फल करेंगे। तो जन्म कुंडली के पंचम भाव का लग्न में बुध की राशि का बनना, लग्नेश का 12वें जाना और पढ़ने में मन लगाने वाले ग्रह होते हैं बुध और गुरु। ये दोनों एक तरीके से, गुरु तो पंचम भाव का फल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये उनकी शुक्र की राशि बन रही है, तो अति शत्रु का फल करेंगे तो थोड़ा कमजोर, व्यक्ति का मन पढ़ने में भटकेगा। और सूर्य भी 12वें जा रहे हैं और बुध भी 12वें जा रहे हैं, तो व्यक्ति जितना मेहनत करता है उसका वो फल भी नहीं मिलता। हालांकि एक बात बता देता हूं तो अभी की स्थिति के आधार पर अगर देखता हूं तो मंगल इनकी कुंडली में दिग्बली होकर के बैठे हैं यहाँ पे गुरु की राशि में, और दशम भाव के अधिपति गुरु जाकर के जन्म कुंडली में अपने भाव से नवम पंचम के संबंध में, क्योंकि यहां से 1 2 3 4 5 नवम पंचम के संबंध में गुरु अगर कैरियर भाव से होंगे तो ठीक होगा। और गुरु की 5वीं दृष्टि जब जन्म कुंडली के दशम भाव पे पड़ेगी तो व्यक्ति के माध्यमिक काल शिक्षा जो होता है वो ठीक होता है। अब चर्चा थोड़ी सी नौमांस में कर लेता हूं तो वहां पे जन्म कुंडली के पंचम भाव में यहाँ पे 12 नंबर की राशि का बनना और वहीं पे सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ बैठे हैं, ये कमजोर होगा। और साथ में राहु भी बैठे हैं। एजुकेशन पे ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो बच्चा भटक जाएगा। दूसरी बात और बता दूं तो गुरु भी जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में शत्रुग्रही होकर के बैठे हैं पराक्रम भाव में, यहाँ पे बैठे हैं 10 नंबर की राशि में। और पराक्रम भाव के अधिपति जो कि शनि बनते हैं वो जाकर के जन्म कुंडली में केंद्र में आ रहे हैं। याद रखिएगा यहाँ पे ये कारक नहीं होंगे। इस कुंडली के लिए अगर बात करूं तो सबसे पहले बता दूं तो बच्चे को अभी से ही अच्छे और उचित संस्कार की आवश्यकता है, इसे दे देना चाहिए। अब उसके बाद चर्चा करता हूं तो जन्म कुंडली के भाग्य भाव में राहु स्वराशि के बैठे हैं, लेकिन अवस्था से मृद्ध प्राय है, वृद्ध हो रहे हैं। इस कारण से व्यक्ति के भाग्य में भी थोड़ी कमजोरी देखी जा रही है। एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, व्यक्ति को अभी से ही धर्म के मार्ग पर लेके आना होगा।
अभी जातक की कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है जो कि पंचमेश है, तो अभी शिक्षा भाव के स्थिति के बारे में अगर विचार करता हूं तो जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति की जब महादशा चलती है तो व्यक्ति को एजुकेशन देती है, और व्यक्ति अगर शिक्षा के लिए प्रयासरत हो तो रिजल्ट भी अच्छा मिल जाता है। मेहनत कराइए, क्योंकि वास्तव में शुक्र जो है वो लग्न में ही बैठे हैं। पंचम भाव के अधिपति का लग्न में जाना व्यक्ति के भाग्य में शिक्षा को दिखा रहा है, क्योंकि भाग्य भाव का अधिपति स्वयं शनि जो जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में, वहां से भाग्य भाव के अधिपति का द्वितीय भाव में जाना अच्छा माना जाता है, खराब नहीं होता है। इस आधार पर कि जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति का लग्न में जाना, सूर्य और बुध का 12वें में जाना थोड़ा कमजोर, भाग्य भाव के अधिपति का जाकर के द्वितीय भाव में चंद्रमा के साथ विश्व दोष का निर्माण करना मन को परेशान करने के लिए काफी है। शिव जी की पूजा कराइए और साथ ही साथ हनुमान चालीसा इसको याद कराइए जल्दी से जल्दी। अब आते हैं अगली कुंडली की तरफ। मोहित मकवाना जी की कुंडली है। ये आई है इंदौर मध्य प्रदेश से। 13 फरवरी 2000 10:55 इंदौर मध्य प्रदेश से इन्होंने कुंडली ली है, भेजी है कमेंट के माध्यम से, और इसमें से इन्होंने पूछा है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, क्या चांसेस हैं बनने के। आइए बताता हूं। सबसे पहले आपकी कुंडली में शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा ये शुभग्रह होते हैं, और ये आपकी कुंडली में शुभग्रह बन रहे, अच्छा है। हालांकि फल जो इनका होगा वो 50% का होगा, मैंने इस पे कार्यक्रम अलग बना रखा है। आगे चर्चा करते हैं। तो श्रीमान की कुंडली में मेष लग्न का बनना और लग्नेश लग्नपति जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं गुरु की राशि में, ये थोड़ा कमजोर होगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इसी कार्यक्रम में बताया कि लग्नेश अगर 12वें भाव में जाते हैं तो थोड़े से व्यक्तित्व को निखारने में सहयोगी नहीं होते हैं, या असहयोग की भावना से वो देखते हैं, क्योंकि वो बैठे हैं जाकर के दूर। आप अपने घर से जाकर के दूर बैठ गए तो अपने घर की परिस्थिति को समझने में आपको विलंब होगा। यही कारण है कि व्यक्तित्व को निखरने में थोड़ा मुश्किल और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लग्न में ही गुरु बैठे हैं और साथ ही साथ नीच के शनि बैठे हैं, जहां पे उनका नीचत्व भंग नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से। नीचत्व भंग नहीं होना, नीच के शनि कमजोर करेंगे, और साथ ही साथ गुरु जो बैठे हैं वो नीच के शनि के साथ बैठे हैं तो यहाँ पे वो प्रभावित भी होंगे। हालांकि वो बैठे हैं अपने मित्र की राशि में और मंगल व्यय में जा रहे हैं, इस कारण से गुरु भी यहाँ पे थोड़ा सा परेशान होंगे और परेशान करेंगे। हालांकि एक बात बता देता हूं, तो ये गुरु आपकी कुंडली में हर जगह केंद्र में ही आ रहे हैं, इस आधार पर वो नौकरी देने वाले सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि नवमांश कुंडली में गुरु जो हैं वो केंद्र में यहाँ आ रहे हैं दशम भाव में, जो कि बहुत अच्छी और श्रेष्ठ बात हो जाती है। हालांकि वो बैठे हैं वृषभ राशि में, तो स्थिरता के साथ ही वो विकास देंगे। दूसरी बात करता हूं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा उच्च के हैं, ये श्रेष्ठ है, और शुभग्रह भी हैं। तो ये बात कि व्यक्ति की कुंडली में धन की स्थिति तो हमेशा अच्छी रहेगी, इसमें कभी कोई परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं तो पराक्रम का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो पराक्रम का कारक और पराक्रमेश जो है आपकी कुंडली में बुध, वो 11वें भाव में बैठे हैं। सूर्य और बुध दोनों बुद्धादित्य योग लगा करके, जहां सूर्य अगर यहां बैठ जाएंगे 11वें भाव में तो जीवन पर्यंत व्यक्ति को कभी समस्या से ग्रसित नहीं होने देते हैं, धन आदि से व्यक्ति को परिपूरित रखते हैं। सूर्य और बुध कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में अस्त नहीं है, ये बहुत बड़ी और अच्छी बात है। नौकरी के योग के लिए आपकी कुंडली में 10 नंबर का यहाँ पे बनना, यहाँ पे शुक्र केतु के साथ बैठे हैं, ये ठीक है। राहु और केतु की स्थिति आपकी कुंडली में सम राशि के होते हुए, हालांकि वो वृद्ध हैं लेकिन फिर भी भाव बहुत अच्छा उन्होंने पकड़ा हुआ है। राहु यहाँ और केतु यहाँ, इन दोनों का जो संबंध होता है ये अच्छा होता है और श्रेष्ठ कहा जाता है। अब उसके बाद आपकी कुंडली में सूर्य जो कि नौकरी देने वाले ग्रह होते हैं, आपकी कुंडली के नवमांश में वो नीच के हो रहे हैं। इस आधार पे बनती है एक बात कि मेहनत करना होगा, क्योंकि वो जहां नीच के हो रहे हैं वो पराक्रम भाव है, तो इस आधार पर व्यक्ति के पराक्रम का थोड़ा सा लाभ डोलम डोल वाली स्थिति में मिलती है, कम मिलती है। यहाँ पे अगर नीच के हो जाएंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि ये तुला राशि जो है वो वायु तत्व की राशि है और वहां पे अग्नि तत्व का ग्रह बैठा है, तो ये तो ठीक है, वायु और अग्नि तत्व के ग्रहों में या फिर तत्वों में भिन्नता नहीं होती है, वो एक दूसरे के मित्र होते हैं। लेकिन फिर भी पराक्रम भाव में जब सूर्य नीच के होंगे तो व्यक्ति को आलसी बना देंगे, और कई बार छोटे भाई बहनों के कारण व्यक्ति को परेशान होना भी पड़ता है। ये बात बनती है, मेहनत करिए, क्योंकि आपकी कुंडली में पराक्रम का जो कारक ग्रह है वो व्यय में गया और पराक्रम भाव में सूर्य नीच के हो रहे हैं, तो दो बातें सामने आती है कि व्यक्ति थोड़ा सोचता ज्यादा है, मेहनत कम करता है, या फिर हो सकता है कि व्यक्ति दिन भर सोचता हो कि आज इतना पढ़ूंगा, पढ़ नहीं पाता है, क्योंकि वास्तव में बुध जो है आपकी कुंडली में वो शनि की राशि में बैठे हैं और अंश के आधार पर अगर देखता हूं तो वो 18 अंशों पे बैठे हैं। इस आधार पर वो थोड़े से मुझे स्थिति में 18 अंशों का ग्रह बालावस्था का होता है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा फल देते नहीं देखे जाना। बैठ तो पाते हैं ना सही से एक जगह इकट्ठा करके अपने आप को, ये जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा एक तरफ
गुरु बैठे हैं और अगले तरफ कोई भी ग्रह नहीं है, और चंद्रमा आपकी कुंडली में उच्च का होकर के बैठा है लेकिन मृतप्राय है अंश के आधार पर। इस वजह से बुध और चंद्रमा की स्थितियां जब थोड़ी अंश के आधार पर कमजोर और नेगेटिव जाती हैं तो व्यक्ति के मन और मस्तिष्क को थोड़ा सा चंचल, अपवित्र, परेशान और भ्रमित करती हैं। इस चीज से बचना होगा। अब एक बात आपकी कुंडली में थोड़ी सी चर्चा मंगल की कर लेता हूं। मंगल वहां भी व्यय में गए और यहां पे पराक्रम भाव में सूर्य, ये बात मैंने बता रखी है। अब उसके बाद बात करता हूं तो जन्म कुंडली में नौकरी का योग, तो नौकरी गुरु बैठे हैं जन्म कुंडली के दशम स्थान में नौमांस में, ये ठीक है। वो जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति आपकी कुंडली में जाकर के जन्म कुंडली में अपने मित्र की राशि में प्रतियोगिता भाव में बैठा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर देखता हूं तो जन्म कुंडली में जो प्रतियोगिता भाव के अधिपति हैं वो बैठे हैं जन्म कुंडली में बुध की राशि में, और वो बुध आपकी कुंडली का एक तरीके से देखता हूं तो लग्न कुंडली में पराक्रमेश है और वो जाकर के लाभ भाव में बैठा है, पंचम से नवम का संबंध बन रहा है, ये ठीक है, योग बन रहा है। आपकी कुंडली में अभी राहु की महादशा चल रही है, इस वजह से मन थोड़ा परेशान है, चित्त चंचल है और पेंडुलम बना हुआ है, समझ नहीं आता है क्या करूं, किधर जाऊं, क्या निर्णय लूं। इस वजह से गणेश जी की पूजा बनती है। मेष लग्न के हैं, क्रोध भी है, 12वें व्यक्तित्व के जाने से व्यक्ति का छत बिछत होना अवश्यम भावी है और ये जरूरी भी है, हो भी जाता है। लेकिन एक बात बता देता हूं, धन की स्थिति कभी खराब नहीं होगी क्योंकि एकादशवें भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं और जन्म कुंडली में धन भाव में ही उच्च के चंद्रमा बैठे हैं। ये स्मूथली व्यक्ति को जीवन भर धन देने का काम करते हैं। और लग्न में ही गुरु बैठे हैं, किम कुर्वन्ते ग्रहा यस्य केंद्रे बृहस्पति, और वो हर जगह लग्न में ही बैठे देखे जा रहे हैं। इस वजह से आपके सुख को देने वाले, समृद्धि को देने वाले, आपकी कुंडली में राहु की महादशा 2038 तक चलने वाली है, लाजवर्त एक धारण कर लेना चाहिए मुझे लगता है। और गणेश जी की पूजा बनती है, गणेश जी के मंत्रों का जप करिए। और साथ ही साथ भाग्य भाव के अधिपति बनते हैं गुरु, ये 16वें साल में भाग्योदय करा देते हैं। आपकी अवस्था है 2000 की, यानी कि 2016 में ही भाग्योदय हो गया है। और भाग्येश का जाकर के जन्म कुंडली में बैठना लग्न में, यानी कि मंगल की राशि में जो थोड़े से विलंब से भाग्योदय कराते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा विलंब करना पड़े। अब आगे आपके सवाल का उत्तर दिया है मैंने। आपकी कुंडली में नौकरी का योग है क्योंकि गुरु हर जगह अच्छे दिखे जा रहे हैं और षडबल में क्रमशः सूर्य बहुत अच्छे हैं, गुरु बहुत अच्छे हैं, शुक्र जो कि पद के कारक होते हैं, ये सारे ग्रह अच्छे दिख रहे हैं, चंद्रमा भी शुभ ग्रह बन रहे हैं, ये सारे ग्रह ठीक हैं। बस राहु की महादशा अंतर में अभी आपके जो हैं वो राहु में राहु का ही चल रहा है, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी दिख रही है क्योंकि वो वास्तव में शम राशि के हैं, 50% का रिजल्ट किया और ऊपर से वृद्ध भी हैं और बैठे भी हैं वो जन्म कुंडली के सुख भाव में, तो एक लिमिटेड टाइम पे ही वो एक क्षेत्र विशेष पे ही फल कर रहे हैं। अगर वो थोड़े अच्छे स्थिति में होते तो अच्छा फल कर जाते। अब आते हैं अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली संदीप मंडल जी की है, ये हैं सोनारपुर वेस्ट बंगाल से। इन्होंने अपनी कुंडली भेजी है 13 दिसंबर 1995 सुबह 5:09 सोनारपुर वेस्ट बंगाल। स अक्षर से नाम है, इस वजह से कुंभ राशि बनती है, 7.5 का प्रभाव चल रहा है। हनुमान जी की पूजा नित्य प्रतिदिन अभी से ही करना आरंभ कर दीजिए अगर नहीं करते हो तो। मैं प्रायः कार्यक्रम में लोगों के नाम राशियों को इस वजह से नहीं बता रहा हूं क्योंकि आईडी कुछ और है और लोग नाम लिखे नहीं है, इस वजह से अपना नाम जिसकी कुंडली है उसको जरूर लिख दिया करिए कि किसकी कुंडली है, ताकि 7.5 और ढैया का भी प्रभाव देखा जा सके कुंडली में। अब आते हैं इनकी कुंडली पे। इन्होंने पूछा है कि क्या कुंडली में महाधन योग है? बिल्कुल है। लग्न भाव के अधिपति मंगल बनते हैं और वो जाकर के जन्म कुंडली के धन भाव में बैठे हैं। ये लग्नेश का धन भाव में जाना महाधनी योग होता है, लेकिन ये कितना है अब इस बात पे भी चर्चा। तो मंगल आपकी कुंडली के लिए पूर्वा खड़ा नक्षत्र में बैठे हैं जो कि शुक्र का नक्षत्र होता है, और वो शुक्र आपकी कुंडली में उसके साथ ही बैठे हैं, मतलब ठीक है। ऊपर से धन भाव के अधिपति धन भाव में ही बैठे हैं, यानी कि लग्नेश धन भाव में बैठे, ये तो महाधनी योग बनाया, और धन भाव के अधिपति धन भाव में बैठे। लेकिन गुरु की स्थिति जब देखता हूं तो वो एक अंश पे हैं, और एक अंश पे हैं, इस वजह से वहां सूर्य भी चूंकि आपकी कुंडली में लग्न में विराज रहे हैं, तो ये गुरु जो हैं वो यहाँ जो बैठे हैं वो सूर्य से अस्त होते दिखाई दे रहे हैं। यानी कि धन भाव का अधिपति ही जब अस्त है तो लग्नेश के धन भाव में बैठने से महाधनी योग थोड़ा कम घटित हो जाएगा। अब इस बात की पुष्टि नौमांस में आकर के करते हैं, तो नौमांस में लग्नेश बनते हैं शुक्र, और वो खुद जाकर के जन्म कुंडली में धन भाव में बैठे हैं, वहां भी ये स्थितियां बन रही हैं, यानी कि लग्न भाव के अधिपति धन भाव में बैठे, तो ये स्थिति यहां भी बनी। अब उसके बाद चर्चा करते हैं, तो वहां के जो अधिपति बनते हैं मंगल, वो स्वयं आपकी कुंडली में लाभ भाव में बनते हैं, यानी कि नौमांस में ये स्थितियां ठीक बन रही है क्योंकि यहाँ का अधिपति यहाँ और धनेश का लाभ में जाना महाधनी योग बनाता है, बनती हैं स्थितियां। लेकिन धन भाव थोड़ा अस्त दिख रहा है, इस वजह से व्यक्ति को धनागमन की स्थिति थोड़ी कमजोर होती है। और वैसे भी वृश्चिक लग्न की कुंडली में
धन भाव के अधिपति गुरु बनते हैं, और वो गुरु अगर धन भाव के अधिपति होकर के धन भाव में ही बैठेंगे तो कभी कभी व्यक्ति को कृपण बना देते हैं और धन के आगमन को थोड़ा कभी कभी अनिरंतरता से भी देने वाले हो जाते हैं, क्योंकि वास्तव में वहां पे चार चार ग्रह बैठे हैं, याद करिएगा। एक गुरु, बुध, मंगल और शुक्र। इसमें से दो ग्रह आपकी कुंडली में अस्त हैं, एक बुध और दूसरा गुरु। ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली में अस्त हैं और ये दोनों अस्त ग्रह जन्म कुंडली के धन भाव में ही बैठे हैं। इस आधार पर आपको मेहनत थोड़ा सा कर लेना चाहिए। अब आगे आपने पूछा है आपकी कुंडली में योगों की चर्चा कर दूं तो शश महापुरुष योग भी बन रहा है। हालांकि वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनि कारक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी सुख भाव के अधिपति होकर के मूल त्रिकोण राशि में ही बैठे हैं और अंश के आधार पर ये देखता हूं तो आपकी कुंडली में स्वराशि के बैठे हैं, लेकिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र ये गुरु का नक्षत्र होता है और इस आधार पर वो मृतप्राय हो रहे हैं। शश महापुरुष योग का निर्माता ग्रह का मृतप्राय होना कमजोर होगा। नवमांस में जब स्थितियां देखता हूं तो आपकी कुंडली में वो अष्टम भाव में बैठे हैं अपने मित्र की राशि में, इस वजह से कभी कभी मानसिक क्षति को भी देते हैं, वो मन परेशान करते हैं, हड्डियों के रोग और घुटनों से संबंधित समस्या को देने वाले हो जाते हैं। कभी कभी व्यक्ति के अंदर तीव्रता से आलस्य को आते देखा जाता है। आपने पूछा है काम कौन सा करूं, इस आधार पर अगर बात बनती है तो सबसे पहले दशम भाव के अधिपति आपकी कुंडली के सूर्य वो जाकर के मंगल की राशि में बैठे हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है, जो कि खुद एक व्यवसायिक ग्रह है जो आपकी कुंडली में अस्त है। इस आधार पर कि आपकी कुंडली के लग्न भाव में दशम भाव के अधिपति जाकर के मंगल की राशि में बैठे, वो मंगल धन भाव में बैठे और नवमांश में वो धन भाव के अधिपति होकर के जाकर के लाभ भाव में बैठ रहे हैं, ये ठीक है। अब चर्चा दशमांश की कर लेता हूं तो दशमांश में भी आपकी कुंडली में दशम भाव में 5 नंबर की राशि का बनना और वहां पे शुक्र का और चंद्रमा का दो शुभ ग्रहों का बैठना, और साथ ही साथ उस भाव के अधिपति जो हैं वो बनते हैं सूर्य, वो जाकर के जन्म कुंडली में गुरु की राशि में पंचम भाव में दशमांश कुंडली में यहां बन रहे हैं। ये ठीक है क्योंकि वो दशम भाव के अधिपति होकर के नवम पंचम के संबंध में ये बहुत, हालांकि वो षडाष्टक में होंगे, फिर भी गुरु की राशि में बैठने के कारण ये सूर्य आपकी कुंडली में राज्य से जुड़ करके और देश से जुड़ करके काम करने वाले बना रहे हैं। इस आधार पर कि आपकी कुंडली में व्यवसाय का ग्रह गुरु बुध होता है, वो आपकी कुंडली में शनि की राशि में बैठ करके वो दशम भाव को देख रहे हैं। नवमांश में बुध यहां बैठे हैं और आपकी कुंडली के चंद्रमा और बुध दोनों दशम भाव में बैठे हैं और एक और शुभ ग्रह बुध जो कि आपकी कुंडली के दशम भाव को देख रहा है। यह अच्छी बात है। आप व्यवसाय कोई भी कर सकते हैं, खास करके मंगल से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय करिए, लाभ होगा। आपकी कुंडली में शनि और राहु 12वें भाव में दशमांश में बैठे हैं, इस वजह से अगर जन्म स्थान से दूर जाकर के अगर कोई भी काम करेंगे तो लाभ बनता है। मंगल जन्म कुंडली के दशम भाव के अधिपति, लग्न के अधिपति बनते हैं और वो लग्न को देखने का काम कर रहे हैं। इस आधार पर ये स्थितियां ठीक बन रही हैं। मंगल से संबंधित कोई भी कारोबार कर लीजिए जिसमें बिजली का सामान, खेलकूद का सामान और देश से जुड़ करके भी, राज्य से जुड़ करके भी अगर कोई काम करना चाहते हैं, प्राय टेंडर लेने का काम तो कर सकते हैं। पिता के साथ जुड़ करके कोई काम करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। चंद्रमा आपकी कुंडली में व्यवसाय ही बनता है क्योंकि वास्तव में ये जो कुंडली है ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लग्नेश जाकर के जन्म कुंडली के धन भाव में बैठे हैं और व्यवसाय के कारक ग्रह जो कि आपकी कुंडली में चंद्रमा होते हैं, व्यवसायिक ग्रह, वह आपकी कुंडली में सिंह राशि के होकर के बैठे हैं। इस आधार पर कोई भी व्यवसाय व्यक्ति करेगा तो लाभ ही लाभ है। गुरु की दृष्टि की बात यहां पे कर लेता हूं तो 5वीं दृष्टि जन्म कुंडली के यहां पड़ रही है जो कि मित्र की राशि है, 1 नंबर की राशि पे पड़ेगी, ये ठीक होगा। 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के यहां पड़ेगी, ये धन देने वाले होंगे, और 9वीं दृष्टि जन्म कुंडली में यहां पड़ेगी जो कि कर्म क्षेत्र है। यहां पे अगर गुरु देख लेंगे तो खास करके वहां पे वो मित्र की राशि को देख रहे हैं, अग्नि तत्व की राशि है और गुरु स्वयं वायु तत्व के ग्रह होते हैं और चंद्रमा जैसा ग्रह जो कि सिद्ध रूप से व्यवसाय कराने के लिए ही जाना जाता है, स्थिति को अच्छा बना रहे हैं। चंद्रमा की स्थिति जो है वो मघा नक्षत्र में बैठा है जो कि केतु का नक्षत्र होता है और केतु आपकी कुंडली में सम राशि के बाल अवस्था के होकर के बैठे हैं और नवमांश कुंडली में ये राहु और केतु एक के साथ एक बिल्कुल लग्न और सप्तम में ही विराज रहे हैं। इस आधार पर कुंडली व्यवसायिक ही बनती है। मंगल बहुत अच्छे हैं आपकी कुंडली में, शुक्र भी अच्छे हैं। कोई भी काम करिए, देख लीजिए, अगर आपने बता दिया होता कि मैं ये काम करना चाहता हूं तो मैं उसकी पुष्टि कर देता और उसे बता सकता था कि वो कितना सही है। लेकिन आपकी कुंडली व्यवसायिक है, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेखनी बहुत अच्छी मजबूत है आपकी, लिखना भी बहुत अच्छा जानते हैं। हालांकि बुध और गुरु कमजोर हैं, इस वजह से पढ़ने में थोड़ा सा मन भी कम लगता होगा। आगे बढ़ते हैं अगली कुंडली की तरफ। अगली कुंडली आकाश तिवारी जी की है। इन्होंने पूछा है, महाराष्ट्र से हैं ये, मुंबई से, 6 जून 1992 सुबह 9:20, महाराष्ट्र मुंबई। श्रीमान जी ने पूछा है क्या मेरी कुंडली में विरंची योग बन रहा है। श्रीमान, विरंची योग बनने के लिए मैंने बताई थी बात कि जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति उच्च के हो रहे हैं
आपकी कुंडली में पंचम भाव के अधिपति बनते हैं मंगल, 8 नंबर की कुंडली बनती है 5, यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, और ये लग्न बनता है जन्म कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली बनती है। पंचम भाव के अधिपति मंगल आपकी कुंडली में अपने ही राशि के यहाँ हो रहे हैं, ये ठीक है। दूसरी बात मैंने कही थी कि गुरु का उच्च का होना चाहिए, वो थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं, वो इधर जा रहे हैं, और यहाँ पे 5 नंबर लिखा है ऊपर से। उसके बाद मैंने कहा था कि जन्म कुंडली में शनि उच्च के या अपनी राशि के होने चाहिए, ये भी आपकी कुंडली में है, क्योंकि यहाँ पे बैठे हैं ये शनि 10 नंबर की राशि में। हालांकि वो वक्री हैं, इस वजह से फल उनका पिछले भाव का होगा। तो विरंची योग के लिए गुरु को सर्वोत्तम होना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है इस योग के स्थिति और योग के निर्माता कहे जाते हैं, क्योंकि विरंची का मतलब होता है ब्रह्मा, जो कि स्वयं गुरु के सदृश हो। तो अगर आपकी कुंडली में देखता हूं तो गुरु की उच्च राशि का निर्माण जन्म कुंडली में लग्न में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा की राशि बन रही है 4 नंबर की, और ये आपकी कुंडली में हैं भी 12 अंश के, तो वो फल भी कहीं से करते नहीं देखे जा रहे हैं, और अंश के आधार पर वो समराशि के हो रहे हैं, अवस्था में बाल अवस्था के हो रहे हैं, और नौमांस में भी देखता हूँ तो वो उच्च के हो रहे हैं। तो नौमांस में अगर वो उच्च के हो रहे हैं तो एक बात समझ में आती है कि अगर लग्न कुंडली में ग्रह उच्च का नहीं हो रहा है, नौमांस में वो उच्च का हो रहा है। लेकिन सबसे पहले बात बता दूँ, गंभीरता से अगर विचार करिएगा तो नौमांस कुंडली में वो 12वें में जा रहे हैं, इस वजह से बहुत अच्छे तरीके से नहीं बन रहा है। कोई बात नहीं, आपकी कुंडली वैसे अच्छी है, क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली बनती है, लग्न में ही आश्लेषा नक्षत्र के चंद्रमा बैठे हैं, और साथ ही साथ वहाँ के अधिपति होकर के उसी भाव में बैठे हैं शनि अपनी राशि के, मंगल 10वें भाव में दिग्बली होते हैं। नौकरी के लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आपकी अवस्था भी 1992 की है, सूर्य 11वें भाव में, बुध 11वें भाव में, शुक्र 11वें भाव में, ये सारे ग्रह अच्छे हैं। सवाल तो आपने कोई पूछा नहीं था, विरंची योग के निर्माता बन रहे हैं कि नहीं, थोड़ा कम है या ना के बराबर। अब आपकी कुंडली में सर्वाधिक षडबल में मजबूत है मंगल, क्या कर रहे हैं आपने कुछ बताया नहीं है। इस आधार पर अगर देखता हूं तो कुंडली तो अच्छी है आपकी, कर्क लग्न की कुंडली वैसे भी श्रेष्ठ कही जाती है। कुछ इसी तरह से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आज के कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स में आप सभी दर्शक नमस्कार ना करके अपनी कुंडली का डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस दीजिएगा, जहां से मैं कल आप लोगों के नामों की घोषणा करूंगा, जिनकी कुंडली का वीडियो बनाया जाएगा, क्रमशः 2 वीडियो। आप सभी लोगों से आग्रह है, अपनी कुंडली का डेट ऑफ बर्थ, टाइम बिल्कुल अच्छे तरीके से, और समय बताया, और जन्म का स्थान, ये सारी चीजें लिख करके, और उसके बाद कल का कार्यक्रम जरूर देखिएगा कि आप में से किनका नाम लिया गया है। जो भी दर्शक जितने दिन से मुझे देख रहे हैं, चाहे वो आज पहली बार देखें या कभी भी, तो जरूर आज के कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह दिया करिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ये कुछ कुंडलियां थी जिसका अध्ययन मैंने आप सबके सामने किया है। तब तक के लिए नमस्कार।